हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 29 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल हमारा नगोर्नो काराबाग रीजन से रिलेटेड है। हमने हमेशा देखा है कि यूपीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है मैच द फॉलोइंग में कि हाँ भाई, ये प्लेस इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था, आप बताओ कि ये वाला प्लेस जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है या कौन से कंट्री में है। इसीलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम यही देखते हैं, नगोर्नो काराबाग रीजन है कहाँ पर। आप आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में ये जो रेड कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको आप ये रीजन से कंसिडर कर सकते हैं। देखा जाए तो इस रीजन के 95% पॉपुलेशन एथनिकली आर्मेनिया के हैं। साथ ही साथ इनको कंट्रोल भी आर्मेनिया करता है, लेकिन इंटरनेशनली इनको अज़रबाईजान के अंदर में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसीलिए ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसी टाइम पर ये हिस्सा, चूंकि इनका और अज़रबाईजान वालों का कुछ आपसी मतभेद हुआ था जिसके कारण ये अलग हो गए थे। बाद में आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में कुछ सीज़ फायर भी साइन किए गए, बट उनका कुछ खास इफेक्ट दिखता नहीं और एक दूसरे के प्रति ये आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। अगला आर्टिकल हमारा दुर्गम चेरुवू लेक से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम ने इस लेक के ऊपर एक केबल स्टेड ब्रिज को इनैगोरेट किया है। ये एक प्रकार का फ्रेश वाटर लेक है जो कि तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है। इसको हम लोग रायदुर्गम चेरुवू भी बोलते हैं। आपने हिस्ट्री में कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। ये जो गोलकोंडा फोर्ट के उस टाइम के रूलर हुआ करते थे कुतुब शाही डायनेस्टी के लोग, वहाँ उस टाइम पर ये जो लेक है उनके ड्रिंकिंग वाटर का एक मेजर सोर्स हुआ करता था। इसी लेक को हम लोग सीक्रेट लेक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो तरफ हिल्स हैं, एक तरफ जुबिली हिल्स है और दूसरी तरफ मधापुर हिल्स है। अगला आर्टिकल हमारा सैंडलवुड स्पाइक डिसीज से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ सामने आ रही है कि जो एसएसडी, ये जो डिसीज़ है, ये इंडिया के सैंडलवुड ट्रीज के लिए एक बहुत सीरियस थ्रेट है। एक्चुअल में ये जो एसएसडी है, ये एक प्रकार का फाइटोप्लाज्मा है। ये प्लांट टिश्यूज़ के अंदर एक बैक्टीरियल पैरासाइट है, मतलब उनको खराब कर देता है, खा जाता है। और ये इंसेक्ट्स के थ्रू एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ये फैलता है, मतलब कि एक सैंडलवुड पेड़ से दूसरे सैंडलवुड पेड़ पर चला जाएगा। इसकी हिस्ट्री को अगर हम ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले 1899 में कर्नाटका के कोडगु जगह पर इसको सबसे पहली बार पाया गया था। ये डिसीज़ ऐसा है कि ये लीव साइज़ को काफ़ी छोटा कर देता है, उसको स्टिफ बना देता है, कड़ा बना देता है, और जो उनका इंटरनोड लेंथ होता है ना, उनको भी छोटा कर देता है। ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जैसा अपीयर करता है। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि आपने गेहूं या धान देखा होगा, तो समझ लीजिए कुछ वैसा ही अपीयरेंस हो जाता है पूरे शूट का। इसका क्योर अभी तक वैसे तो है नहीं। अभी तक यही हम समझ पा रहे हैं कि जो हिस्से में ऐसे अफेक्शन या इस डिसीज़ का प्रकोप बढ़ता है, उस हिस्से को हम लोग काट के निकाल दें। देखा जा रहा है कि 1 से 5% ये जो सैंडलवुड के पेड़ हैं, हम इसी डिसीज़ के कारण हर साल खो देते हैं। पूरे साइंटिस्ट इसमें जुटे हुए हैं कि कैसे इस डिसीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं या फिर इसका कोई भी एक प्रिवेंशन हम देख सकते हैं। बात करें रेड सैंडलवुड का, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में टेरोकार्पस सैंटेलिनस के नाम से जानते हैं। ये साउथ इंडिया में इंडेमिक स्पीशीज़ है। बेसिकली ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है। खास तौर से जब पालाकोंडा और शेषाचलम हिल की बात करते हैं, वहाँ के ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में इसको पाया जाता है। रेड सैंडर्स, रेड सैंडलवुड का ही दूसरा नाम है। रेड सैंडर्स यूजुअली चट्टानी इलाके या फिर ऐसे जहाँ पर खेती बाड़ी अभी नहीं हो रही है, ऐसे फैलो लैंड या फिर डिग्रेडेड रेड सॉइल या फिर हॉट या ड्राई क्लाइमेट वाले जो रीजन हैं, वहाँ पर पैदा होता है। आईयूसीएन कैटेगरी में ये नियर थ्रेटेंड स्टेटस पे आता है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में ये लिस्टेड है। इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बीमारियों का इलाज करता है। साथ ही साथ इसका कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रोडक्ट भी बनता है। चाइना और जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है। एशियाई रीजन में भी काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे वुड वर्क्स, हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसके पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि अगर आप लोग 1 टन की कीमत
इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखने जाओगे तो ये लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक का हो जाता है। इसीलिए इसकी तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगला आर्टिकल हमारा हाईयांग 2C से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में चाइना ने ये हाईयांग सीरीज़ की तीसरी सैटेलाइट लॉन्च की है। ये जो हाईयांग 2C है, ये इसका बेसिक पर्पज़ ये है, जितना भी मेरीन इन्वायरमेंट है उस मेरीन इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, जैसे कि वेव का हाइट ज़्यादा है या कम है, हाल फिलहाल में जो भी सी सरफेस की हाइट है वो कितनी है, मेरीन इन्वायरमेंट या फिर ओशनिक इन्वायरमेंट में जो भी विंड का स्पीड है, डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, वो कितना है, उसको मॉनिटर करना। यही सब काम है हाईयांग 2C का। अगले साल हाईयांग का एक अगला मतलब कि हाईयांग 2D भी लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा। बात यूं की जा रही है कि जब सारी सीरीज़ के ये सैटेलाइट्स लॉन्च हो जाएंगे तो चाइना इस कैपेबिलिटी में रहेगा कि लगभग 6 घंटे में वो पूरे वर्ल्ड के सी सरफेस का 80% विंड मॉनिटरिंग कर सकेगा। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 27 सितंबर, जिसको हम लोग हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पे मनाते हैं, इसको ऑब्जर्व किया गया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO इसको 1980 से लगातार हर साल मनाते आ रहा है। हुआ यूं था कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके स्टेट्यूट्स हैं, उनको 27 सितंबर वाले दिन ही 1970 में इनको चूज़ किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। इस साल का जो थीम है वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। हमारा अगला आर्टिकल शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में IIT खड़गपुर के एक डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी। इनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज CSIR मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है। ये एक एनुअल अवार्ड है जिसको हर 26 सितंबर को CSIR फाउंडेशन डे के दिन डायरेक्टर जनरल इसको डिक्लेयर करते हैं। इस प्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन में जिसने भी इस देश के लिए आउटस्टैंडिंग वर्क किया होगा उसको इस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। ये प्राइज अलग अलग 7 डिसिप्लिन्स में दिए जाते हैं: फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस और अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस। ये अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी एक ही सेक्शन है, एक ही डिसिप्लिन है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी एक डिसिप्लिन में एक से ज़्यादा लोग को भी सम्मानित किया जाए, मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं। क्राइटेरिया यही होता है कि जिन्होंने भी अपने 45 साल की उम्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा खासा रिसर्च किया है और वो इंडिया का सिटीज़न है, वो इस प्राइज़ के लिए एलिजिबल है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन है वो जिस साल प्राइज़ मिला है उसके 5 साल पहले तक का ही कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ का जो प्राइज़ मनी है वो 5 लाख रुपए है। पहली बार इसको 1958 में अवार्ड किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में NCDC ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि MSP ऑपरेशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना को खारिफ पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ लगभग 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जो कि पहला इंस्टॉलमेंट है। NCDC की बात करें, NCDC एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना था, इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। 1963 के अंदर में इसको बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और बाकी मल्टीपल रीजनल ऑफिसेज भी दूसरे जगह पर हैं। NCDC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, ऐसे कोई भी नोटिफाइड कमोडिटी या सर्विस हैं जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उनके प्लानिंग के लिए या फिर उनके प्रमोशन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कुछ भी हो, उन सभी चीज़ों का ध्यान NCDC देखता है। इनके कुछ हाल फिलहाल के इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि मिशन साहकार 22, जो कि फार्मर इनकम को डबल करने की बात करता है 2022 तक। साथ ही साथ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है इनका
जिसको हम लोग सहकार मित्रा के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इनके रिसेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है कि नगोर्नो काराबाख रीजन ये ब्लैक सी से बाउंड्री करता है, लेकिन हमने देखा ये तो लैंडलॉक्ड रीजन है जिसके एक तरफ आर्मेनिया है, इधर अजरबैजान है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सैंडलवुड स्पाइक डिसीज जो है वो फाइटोप्लाज्मा के थ्रू कॉज किया जाता है, जो कि एक प्लांट टिश्यू का बैक्टीरियल पैरासाइट है। इंसेक्ट वेक्टर्स इसको ट्रांसमिट करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। हायांग 2C जो है ये नासा का रिसेंटली लॉन्च एक न्यू ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, गलत, चाइना के द्वारा किया गया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ये CSIR देता है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी आउटस्टैंडिंग इंडियन वर्क होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर एक नॉन स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन है, गलत, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री एक्ट से बना है इसीलिए स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ही है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।